जब भी दुनिया में कहीं युद्ध की खबर आती है ना, तो सबसे पहले जो एक चीज़ लाल होती है वो है हम जैसे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो या मिडल ईस्ट में कोई नया तनाव, एक सवाल हम सबके मन में तुरंत आ जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या सब बेच बाच के निकल जाना चाहिए? आज हम इसी डर को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स यानी तथ्यों की बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि युद्ध का भारतीय बाजार पर असल में क्या असर होता है और एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे युद्ध और मार्केट के डर की। फिर देखेंगे कि इतिहास हमें क्या सिखाता है, असली खतरा क्या है उसे समझेंगे, कौन से सेक्टर्स फायदे में रहते हैं और कौन से नुकसान में, और आखिर में सबसे जरूरी हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मार्केट को ना बुरी खबर से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से लगता है। और युद्ध अपने साथ लाता है ढेर सारी अनिश्चितता। इसी वजह से जैसे ही जंग छिड़ती है, मार्केट में हमें फौरन 3 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, इंडिया वीआईएक्स, जिसे हम फियर मीटर या डर का मीटर भी कहते हैं, वो एकदम से रॉकेट बन जाता है। अब वीआईएक्स का बढ़ना मतलब सीधा साधा संकेत है कि भैया मार्केट में अब जबरदस्त उथल-पुथल होने वाली है, सीट बेल्ट बांध लो। दूसरा रिएक्शन आता है एफआईआईज की तरफ से, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, ये बड़े निवेशक होते हैं और इन्हें रिस्क पसंद नहीं। तो जैसे ही माहौल खराब होता है, वो इंडिया जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा फौरन निकालना शुरू कर देते हैं। और इस पैसे को वो कहाँ डालते हैं? सोने या फिर अमेरिकी डॉलर जैसी सेफ जगहों पर। और तीसरा और शायद सबसे अहम रिएक्शन होता है हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का, पैनिक सेलिंग। डर का माहौल बनता है और हम घबराकर अपने अच्छे खासे शेयर्स भी घाटे में बेचने लगते हैं। इससे होता क्या है? मार्केट जो पहले से गिर रहा था, वो और तेजी से नीचे चला जाता है। तो ये जो 3 रिएक्शंस हमने देखे, विक्स का बढ़ना, एफआईआईज का पैसा निकालना और पैनिक सेलिंग, क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट अब क्रैश हो गया है और कभी ऊपर नहीं आएगा? क्या ये गिरावट परमानेंट है? चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं। और इतिहास हमें एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। आप देखिए, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, मार्केट गिरा, जरूर गिरा, लेकिन युद्ध खत्म होते होते तो वो पहले से भी ऊपर था। या फिर 2001 का 9/11 अटैक, मार्केट को संभलने में सिर्फ 3 महीने लगे। और अभी हाल की ही तो बात है, 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, निफ्टी 10% तक गिरा था, लेकिन बस कुछ ही महीनों के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है, गिरावट आती है, लेकिन वो लगभग हमेशा टेम्परेरी होती है। अच्छा, तो अगर मार्केट हर बार रिकवर कर ही लेता है, तो फिर चिंता की बात क्या है? असली खतरा क्या है? मजे की बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा सीधा सीधा लड़ाई नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। और वो खतरा है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। फैक्ट ये है कि भारत अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। और जब भी दुनिया में कहीं भी तनाव होता है, तो सबसे पहले ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। और फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, एक के बाद एक। सबसे पहले तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, जिससे हमारे और आपके लिए हर चीज महंगी हो जाती है, यानी बढ़ जाती है महंगाई। अब इस महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे उनके प्रॉफिट पर सीधी चोट पड़ती है। बस यही है असली इकोनॉमिक रिस्क। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि इस माहौल का असर हर सेक्टर पर एक जैसा या बुरा ही पड़ता है। कुछ सेक्टर्स को अच्छा खासा नुकसान होता है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस सिचुएशन से फायदा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन है विनर्स और कौन है लूजर्स। सबसे पहले जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा मार पड़ती है, वो हैं पेंट्स और केमिकल्स, क्योंकि इनका कच्चा माल ही कच्चा तेल है। एविएशन, क्योंकि हवाई जहाज का ईंधन महंगा हो जाता है। और ऑटोमोबाइल, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग गाड़ियां खरीदने का प्लान टाल देते हैं। दूसरी तरफ कुछ मजबूत सेक्टर्स भी हैं। डिफेंस सेक्टर, जाहिर है सरकार का बजट बढ़ता है। एफएमसीजी और फार्मा, ये जरूरी सामान है, इनकी डिमांड तो बनी ही रहती है। और आईटी सर्विसेज, इन्हें तो कमजोर रुपए से फायदा होता है, क्योंकि इनकी कमाई डॉलर्स में होती है, जो रुपए में कन्वर्ट होकर ज्यादा हो जाती है। तो अब तक हमने डर को समझा, इतिहास देखा, असली खतरे को जाना और सेक्टर्स पर असर भी देख लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए?
अब हम डर से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं और एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो ऐसे मुश्किल समय में बस ये 4 बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली, अपनी एसआईपीज को बिल्कुल भी ना रुकें। दूसरी, डर कर घबराहट में बेचने की गलती ना करें। तीसरी, ये अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का और देखने का कि कौन से स्टॉक वाकई मजबूत हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, थोड़ा कैश हाथ में तैयार रखें। क्यों? क्योंकि गिरावट में अच्छे मौके मिलते हैं। मैं एसआईपीज वाली बात पर फिर से जोर देना चाहूंगा। इससे ऐसे समझिए, जब मार्केट में सेल लगी हो तो क्या हम शॉपिंग करना बंद कर देते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब मार्केट गिरता है तो आपकी एसआईपी के उतने ही पैसों में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यही तो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। देखिए, युद्ध बेशक एक बहुत ही दुखद और भयानक चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो इतिहास हमें बार बार एक ही सबक सिखाता है। जो निवेशक ऐसे मुश्किल समय में शांत रहते हैं, घबराते नहीं हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर टिके रहते हैं, आखिर में उन्हें ही अपने धैर्य का सबसे मीठा फल मिलता है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़े मौके हमेशा डर के पर्दे के पीछे ही छिपे होते हैं।